स्टूडेंट सैम लक्ष्मी दुबे। आज की इस क्लास में मैं रिसर्च मेथोडोलॉजी जो कि साइकोलॉजी के नेट सिलेबस का यूनिट 2 कवर करता है, उसके बेसिक्स पर आज पहली क्लास में बात करने वाली हूँ। इसमें मैं इन टॉपिक्स को कवर करूंगी। रिसर्च मेथड एंड मेथोडोलॉजी में क्या डिफरेंस होता है, रिसर्च किसे कहते हैं और कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, किस पर्पस से रिसर्च किया जाता है और रिसर्च कंडक्ट करते टाइम हम कौन कौन सी स्टेजेस को फॉलो करते हैं या जो फेजेस इसमें इन्वॉल्व होते हैं रिसर्च में। इन सारे ही टॉपिक्स पे आज मैं इस वीडियो में बात करने वाली हूँ। सो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे रिसर्च मेथड एंड मेथोडोलॉजी के डिफरेंस की। मोस्टली पीपल इन दोनों को सेम समझ लेते हैं, बल्कि ये दोनों ही चीजें बिल्कुल डिफरेंट हैं। रिसर्च मेथड की बात की जाए तो उसमें वो सारे ही मेथड्स इन्वॉल्व होते हैं जिनको कि रिसर्च कंडक्ट करते टाइम यूज किया जाता है, या वो सारी ही टेक्निक्स को उसमें इंक्लूड किया जाता है जिसको हम रिसर्च में यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें सब्जेक्टिव डेटा मिला है तो हम क्वालिटेटिव मेथड का यूज करेंगे, अगर हमें ऑब्जेक्टिव डेटा मिला है या न्यूमेरिकल डेटा है तो हम क्वांटिटेटिव मेथड का यूज करेंगे। सो इस तरीके के कुछ रिसर्च मेथड्स होते हैं जिनको कि हम अपने रिसर्च के अकॉर्डिंग यूज करते हैं। रिसर्च मेथोडोलॉजी रिसर्च मेथड से ब्रॉडर टर्म होता है और इसमें वो सारे ही स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं जिसको कि हम रिसर्च करते टाइम यूज करते हैं, या रिसर्च की प्रॉब्लम सॉल्व करते टाइम हम जिनको यूज करते हैं। रिसर्च मेथोडोलॉजी में रिसर्च मेथड्स भी इन्वॉल्व होते हैं। वो सारे ही जिन टूल्स का हम उसमें यूज करते हैं, जिन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का यूज करते हैं, जिन टेक्निक्स का यूज करते हैं, वो सारी ही चीजें रिसर्च मेथोडोलॉजी में इंक्लूडेड होती हैं। सो रिसर्च मेथोडोलॉजी रिसर्च मेथड से के कंपैरिजन में एक ब्रॉडर टर्म है। अगर बात की जाए रिसर्च की कि रिसर्च किसे कहते हैं, रिसर्च का क्या मीनिंग होता है, तो अकॉर्डिंग टू द टर्म ऑफ रिसर्च इसके 2 सिलेबल्स इसमें होते हैं। फर्स्ट होता है री एंड सेकंड होता है सर्च। री मीन्स होता है दोबारा, सर्च मीन्स होता है जांच करना। सो किसी चीज की दोबारा जांच करना को रिसर्च कहा जाता है। बट रिसर्च को एक ब्रॉडर टर्म में यूज किया जाता है और इसको 2 मेन ऑब्जेक्टिव से रिसर्च की जाती है। फर्स्ट होता है जो थ्योरी या फैक्ट पहले से डेवलप हो चुके हैं उसमें हम कुछ नया ऐड करना चाह रहे हैं, इसके लिए हम रिसर्च करते हैं। फॉर एग्जांपल, पेवलोव की थ्योरी क्लासिकल कंडीशनिंग जो डेवलप की गई थी, बाद में उसमें बहुत सारी रिसर्चेस हुई और उसमें बहुत सारी चीजें नई ऐड की गई। इसी तरीके से बहुत सारी थ्योरीज डेवलप हो चुकी हैं और आज भी उस पर रिसर्च हो रही है, उसमें कुछ नया इंक्लूड किया जाता है। सो पहला पर्पस ये होता है। सेकेंड होता है कि जो भी थ्योरी डेवलप नहीं हुई है या कोई नई थ्योरी आप डेवलप करना चाह रहे हैं तो इसके लिए आप रिसर्च कर सकते हैं। यही 2 मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं रिसर्च करने के। अगर मीनिंग की बात की जाए रिसर्च की, तो एक साइंटिफिक रिसर्च जो होता है वो सिस्टमैटिक होता है और ऑब्जेक्टिव होता है। उसका मेन पर्पस होता है किसी क्वेश्चन या प्रॉब्लम का आंसर प्रोवाइड कराना। सो रिसर्च के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है रिसर्च क्वेश्चन या वो प्रॉब्लम जिसके बेस पर किसी रिसर्च को किया जाना है। तो अगर देखा जाए तो हम ये प्रॉब्लम ले सकते हैं कि रामायण वॉचिंग का स्ट्रेस एंड एंजाइटी को कम करने में क्या इफेक्ट पड़ता है, ये एक प्रॉब्लम है, इसके लिए हम रिसर्च कर सकते हैं। सो रिसर्च को सिस्टमैटिक होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए और प्रॉब्लम का आंसर ढूंढने के लिए हम रिसर्च को करते हैं। एक बहुत ही वेल नोन और पॉपुलर डेफिनेशन है कर्लिंगर की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्लिंगर के अकॉर्डिंग साइंटिफिक रिसर्च एक सिस्टमैटिक होती है, कंट्रोल्ड होती है। इट मींस कि इसे कंट्रोल्ड सिचुएशन में किया जाता है जिससे कि किसी बायसेस का इफेक्ट ना हो, कोई एरर का इफेक्ट ना हो। इंपेरिकल होती है, इट मींस कि रिसर्च को इंपेरिकल होना चाहिए या एक्सपीरियंस बेस्ड होना चाहिए, जिसे ऑब्जर्व किया जा सके या जिसका एग्जिस्टेंस हो उसी पर हमें रिसर्च करनी चाहिए। जो अनऑब्जर्वेबल चीजें हैं उस पर रिसर्च नहीं करनी चाहिए। ये इंपेरिकल रिसर्च होती है। एंड रिसर्च के अंदर क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन किया जाता है,
हाइपोथेटिकल प्रोपोजिशंस का जो प्रोपोजिशंस होती हैं वो नेचुरल फिनोमेना के रिलेशन के अकॉर्डिंग बनाई जाती हैं। इट मींस नेचुरल फिनोमेना मींस बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं जिनके बीच में आपस में रिलेशन को देखा जाता है रिसर्च के अंदर, और उसके बेस पर हम एक प्रोपोजिशंस बनाते हैं, उस यानी कि हाइपोथेसिस बनाते हैं जिसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए हम रिसर्च करते हैं। जैसे कि हमने जो एग्जांपल लिया है रामायण वॉचिंग, ये भी एक वेरिएबल है, और स्ट्रेस एंड एंजाइटी ये भी एक वेरिएबल है। इन दोनों के बीच में रिलेशन को हम स्टडी करना चाह रहे हैं, इसके लिए हम हाइपोथेसिस बनाएंगे और वो हमारी प्रॉब्लम हो गई। और इसके लिए हम सिस्टमैटिक रिसर्च करेंगे, कंट्रोल्ड सिचुएशन में करेंगे, एम्पिरिकल रिसर्च करेंगे। यह है कर्लिंगर की डेफिनेशन। चलिए देखते हैं कि एक सिस्टमैटिक रिसर्च में कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए। नंबर 1 इज रिसर्च इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। रिसर्च में हमेशा एक प्रॉब्लम होती है जिसपे हमें रिसर्च करना होता है, और रिसर्च के थ्रू हम उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट वन इज रिसर्च इज ऑलवेज बेस्ड अपॉन एम्पिरिकल और ऑब्जर्वेबल एविडेंसेस। उन्हीं एविडेंसेस पर हमें रिसर्च करनी चाहिए जिससे कि हम ऑब्जर्व कर सके या जिसे एक्सपीरियंस किया जा सके। उन एविडेंसेस पर नहीं रिसर्च करनी चाहिए जिसका कि हमें एग्जिस्टेंस ही नहीं मालूम है या नहीं है, जिसे हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते। सो इस तरीके की एम्पिरिकल एविडेंसेस को ही हमें रिसर्च में इंक्लूड करना चाहिए। थर्ड वन इज रिसर्च इन्वॉल्व्स प्रिसाइज ऑब्जर्वेशन एंड एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन। रिसर्च करते टाइम हम उन्हीं टूल्स को यूज करते हैं जो रिलायबल होते हैं, वैलिड होते हैं, जिससे कि हमें जो उसका रिजल्ट मिले या ऑब्जर्वेशन जो हमें मिले वो प्रिसाइज हो और रिजल्ट हमारा एक्यूरेट हो। सो रिसर्च में हमें ऑब्जर्वेशन भी प्रिसाइज होना चाहिए और डिस्क्रिप्शन भी प्रिसाइज मिलना चाहिए। इसके लिए हमें वैलिड एंड रिलायबल टूल्स को यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट वन इज रिसर्च गिव्स एम्फेसिस टू द डेवलपमेंट ऑफ थ्योरीज, प्रिंसिपल्स एंड जनरलाइजेशंस। रिसर्च के थ्रू हम थ्योरीज को डेवलप करते हैं, प्रिंसिपल को डेवलप करते हैं एंड उसका जनरलाइजेशन भी करते हैं। जनरलाइजेशन मीन्स होता है कि रिसर्च के फाइंडिंग्स को एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन पर हम लागू कर सकें या उससे जनरलाइज कर सकें। सो रिसर्च में जनरलाइजेशन भी होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज रिसर्च इज कैरेक्टराइज्ड बाय सिस्टमैटिक, ऑब्जेक्टिव एंड लॉजिकल प्रोसीजर्स। रिसर्च सिस्टमैटिक होती है, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए रिसर्च में, जिससे कि हमें रिसर्च में किसी प्रकार की बायसेस नहीं होनी चाहिए, कोई एरर्स नहीं होनी चाहिए, और उसके लिए हमें प्रोसीजर्स जो यूज करते हैं वो हमें राइट प्रोसीजर यूज करना चाहिए, लॉजिकल प्रोसीजर यूज करना चाहिए। जिस रिसर्च के पर्पस के अकॉर्डिंग जो प्रोसीजर सुटेबल हो उसी को हमें रिसर्च में इन्वॉल्व करना चाहिए। Last and the most important one is research is replicable. It means कि रिसर्च को रेप्लिकेट किया जाना चाहिए, रिवाइज किया जाना चाहिए या उसको रिपीट किया जाना चाहिए। सो रिसर्च रेप्लिकेबल भी होनी चाहिए जिस पर कि दोबारा स्टडी हो सके। इस तरह की रिसर्च हमारी होनी चाहिए। अगर बात की जाए कि रिसर्च करते टाइम हम कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करते हैं या रिसर्च कैसे की जाती है, कौन से फेजेस इन्वॉल्व होते हैं, कौन से स्टेप्स को फॉलो किया जाता है रिसर्च करते टाइम। सो ये कुछ स्टेप्स है जिनको फॉलो करके हम रिसर्च कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लिए ही। कई बार इसके सीक्वेंस रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं एग्जाम में। अगर कोई रिसर्चर रिसर्च करना चाहता है तो सबसे पहले उसे एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना होता है, जिस प्रॉब्लम के बेस पर उसे रिसर्च करना है। इसे हम टॉपिक भी कह सकते हैं, जिस टॉपिक पे उसे रिसर्च करना पड़ता है उसके लिए एक प्रॉब्लम चूज करनी होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर करंट सिनेरियो की बात की जाए तो कोविड-19 की वजह से स्ट्रेस एंड डिप्रेशन का लेवल बहुत बढ़ता जा रहा है। सो आप इसको एक टॉपिक के रूप में, इसको एक प्रॉब्लम के रूप में ले सकते हैं और इस पर आप रिसर्च कर सकते हैं। इसके लिए आप भागवत गीता रीडिंग को प्रेफर कर सकते हैं। इफेक्ट ऑफ भागवत गीता देख सकते हैं कि स्ट्रेस और डिप्रेशन को कम करने में किस तरह से ये इम्पोर्टेंट है। ये प्रॉब्लम ले सकते
ले सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना होता है, हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करनी होती है उस प्रॉब्लम के बेस पे। हाइपोथेसिस होती है प्रॉब्लम का टेंटेटिव सॉल्यूशन। इस तरीके से आप एक हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट कर लेते हैं। अगर उस एग्जांपल को देखा जाए तो ये हाइपोथेसिस हम फ्रेम कर सकते हैं कि भागवत गीता का स्ट्रेस एंड एंजाइटी को कम करने में एक पॉजिटिव रोल होता है। इस तरीके से हम हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट कर लेते हैं। हाइपोथेसिस भी बहुत टाइप्स की होती है, इसकी बात डिफरेंट सेक्शन में करेंगे। उसके बाद हमें क्या करना होता है, हम वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं और कंट्रोल करते हैं। वेरिएबल्स की बात भी हम एक डिफरेंट सेक्शन में करेंगे। वेरिएबल्स जैसे अगर आप इस एग्जांपल में देखें तो भागवत गीता एक वेरिएबल है और एंजाइटी एंड डिप्रेशन एक वेरिएबल है। सो हम वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करते हैं, किस वेरिएबल को हमें कंट्रोल करना है। जैसे हमें नॉइस को कंट्रोल करना होता है, एज को कंट्रोल करना होता है, हम एक पर्टिकुलर एज पे स्टडी करना चाहते हैं या एक पर्टिकुलर जेंडर को लेकर के स्टडी करना चाहते हैं, तो हम इस तरीके से कुछ वेरिएबल्स को कंट्रोल करते हैं, कुछ वेरिएबल्स को हमें मैनिपुलेट करना होता है। इस तरीके से हम वेरिएबल्स आइडेंटिफाई कर लेते हैं। उसके बाद हमें रिसर्च डिजाइन फॉर्मुलेट करते हैं कि उस पर्टिकुलर रिसर्च को करने के लिए हम कौन से डिजाइन का यूज करने वाले हैं। बहुत सारी रिसर्च डिजाइन होती हैं, विद इन ग्रुप डिजाइन, बिटवीन ग्रुप डिजाइन, मिक्स्ड डिजाइन, ये कुछ डिजाइन हैं रिसर्च डिजाइन जिसका हम यूज करते हैं। तो उसके लिए हमें अपनी स्टडी के अकॉर्डिंग हमें ये देखना होता है कि हम किस डिजाइन के बेस पर हम उस स्टडी को करेंगे। रिसर्च डिजाइन इसी तरीके से हो सकती है जिस तरीके से कि एक आर्किटेक्ट मकान का एक डिजाइन बनाता है, इसी तरीके से एक रिसर्चर रिसर्च का एक डिजाइन बनाता है कि जिस डिजाइन के बेस पर उस रिसर्च को उसे करना होता है। इस तरीके से वो फॉर्मुलेट कर लेता है डिजाइन को। उसके बाद हम करें जो कंस्ट्रक्टिंग डिवाइसेस होती हैं रिसर्च को करने के लिए या मेजरमेंट टेक्निक्स हैं उसको चूज करते हैं कि हमें कौन से टूल को चूज करना है, किस टूल से हम उस रिसर्च को करने वाले हैं। बहुत सारे टूल्स का हम यूज करते हैं रिसर्च को करने के लिए। अगर हम इंटेलिजेंस की स्टडी कर रहे हैं तो इंटेलिजेंस पे जो टेस्ट बने हुए हैं उसका यूज करते हैं। जैसे आप एंजाइटी डिप्रेशन की स्टडी कर रहे हैं तो उसके टूल्स को यूज करेंगे। इस तरीके से हम उस टूल्स को यूज करते हैं और अपनी मेजरमेंट टेक्निक्स भी डिसाइड करते हैं कि कौन से हमें स्टैटिस्टिकल मेथड का यूज करना है, हमें कंपैरिजन करना है या हम इसके लिए अनोवा यूज करें या टी यूज करें या कौन से मेजर्स को यूज करना है, ये भी हम डिसाइड कर लेते हैं रिसर्च के दौरान। इसके बाद हमारे पास जब डेटा आ जाता है और हम सब चीजें डिसाइड कर लेते हैं, उसके बाद हम रिजल्ट को समराइज करते हैं। रिजल्ट हमारे पास आ जाता है, रिजल्ट हम समराइज करते हैं। आफ्टर दैट हम उसकी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं, रिजल्ट की एनालिसिस करके उसके रिजल्ट को इंटरप्रेट किया जाता है, उसका विश्लेषण किया जाता है रिजल्ट का। अंडर सबसे लास्ट में हम उस पूरे ही इंटरप्रिटेशन के बेस पे हम एक कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं उस रिसर्च का, जो कि उसका पूरा एक निष्कर्ष बताता है कि रिसर्च का ओवरऑल क्या निष्कर्ष आया है जो आपने रिसर्च की है। सो ये सारे ही स्टेजेस को फॉलो करते हुए एक रिसर्च को किया जाता है। सो आई होप कि ये जो बेसिक चीजें मैंने आपको बताई हैं सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। फिर भी आपको कोई भी डाउट हो या अपने व्यूज को आप शेयर करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा अगर आप मुझे कमेंट करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।